मेहनत और किस्मत के बीच आज भी लड़ाई जारी है। मेहनत और किस्मत के बीच आज भी लड़ाई जारी है। आज समय है किस्मत का, तो कल मेहनत की बारी है। आज समय है किस्मत का, तो कल मेहनत की बारी है। नमस्कार, साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस जाने माने पटल पर हम प्रत्येक रविवार लेकर आते हैं एक साहित्यकार को, एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार को, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज जो जानी मानी साहित्यकारा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके स्वागत में दो पंक्तियां कहना चाहूँगी कि मकरंद सी तासीर, गुलकंद सी शख्सियत है जिनकी। मकरंद सी तासीर, गुलकंद सी शख्सियत है जिनकी। कुदरत की रहमतें हैं, किसी किसी पर ही बरसती हैं। तो आज मैं हमारे मंच पर स्वागत करना चाहूँगी सरताज परवीन सबीना जी का, जो कि दिल्ली से आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पेशे से ये एक कोचिंग सेंटर चलाती हैं, इसके साथ ही लेखन का कार्य भी विगत वर्षों से कर रही हैं। इन्होंने 20 से ज़्यादा जो इनके प्रकाशन हैं वो हो चुके हैं। समय समय पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों में ये संभाषण भी करती हैं और प्रपत्र वाचन भी करती रही हैं। इसके साथ ही इन्हें बहुत सारे सम्मान जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से इन्हें मिल चुके हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल है श्री बागेश्वरी सम्मान, तुलसी महाकुंभ सम्मान, तस्निया इंटरनेशनल सम्मान, विमेन पावर अवार्ड, बेस्टी इंटरनेशनल जो कि इन्हें दोहा कतर में प्राप्त हुआ था, और श्री फलक अवार्ड जो कि इन्हें श्री फलक फाउंडेशन से मिला है, और इसके साथ ही नूरे गज़ल सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। तो आज हम हमारे मंच पर सरताज परवीन सबीना जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी मैम, ऑडिबल है? आवाज़ आ रही है? जी मैम, आ रही है। जी मैम। मैम, एक मिनट का ब्रेक चाहूंगी। जी जी जी। यस मैम। जी, तो सबीना जी, आपका हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे साथ जी, जुड़ी बहुत आज शुक्रिया नवाजिश मेरे गरिमा यहाँ। साहिबा। जी जी। तो साहित्यिक जो चर्चा है उसे शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। जी, तो सबसे पहला प्रश्न वही है कि इस साहित्यिक यात्रा की शुरुआत किस प्रकार हुई? कैसे आप लेखन में आए? मैम, मेरा ताल्लुक जो है वो पुरानी दिल्ली से है। जी और जैसा कि मैम सभी जानते हैं कि दिल्ली जो है वो दिल्ली नहीं, दबिस्तानी दिल्ली है। वो एक ऐसा मरकज रहा है अदब का, बहुत पुराने जमाने से। और गालिब और ज़ौक़ जैसे लोग दिल्ली में रहे हैं, तो ज़ाहिर है मेरा उन गलियों से ताल्लुक है। और मेरी फैमिली का भी ट्रेंड रहा है, जो वहाँ रहता है वो अदबी, और वो सब उसमें ढल जाता है। तो मेरा बिल्कुल। बचपन भी उसी तरह गुजरा, उन्हीं गलियों में गुजरा। तो वो एक लाशऊर में बस गया अदब। मेरे बड़े भाई, मेरे ग्रैंडफादर तक भी, और मेरे कजिन्स, बहुत सारे लोग लिखते हैं फैमिली में। तो आप इसे एक गालिब के शहर का माहौल भी बता सकते हैं, और एक आप इसको मेरी वो भी बता सकते हैं कि बचपन से एक लाशऊर में आने वाली चीज़ रही है। जी, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही उम्दा जानकारी आप हमारे दर्शकों के लिए साझा कर रही हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि पहली रचना जो है वो आपने कब लिखी, किस उम्र में लिखी? मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे घर में भी इस तरह का माहौल था। मेरी मम्मी मतलब कहानियाँ सुनाती थी, मेरी खाला आती थी, मतलब मासी मेरी, वो सब सुनाते थे। तो मैंने बहुत बचपन में कोई रचना लिखी थी, क्लास 7th और 8th में। और इसके अलावा स्कूल के बहुत सारे फंक्शंस में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, मैं और मेरी सिस्टर। तो वो एक माहौल सा ही बनता चला गया। जी,
बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको एक पारिवारिक जो माहौल है वो इस तरीके का मिला। तो कोई अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ, कोई नज़्म आप सुना दीजिए हमारे दर्शकों को आपकी आ, मीठी सी आवाज़ में। जी मैम, मैं आपको एक अपनी हिंदी की भी रचना सुनाऊंगी, क्योंकि मैं हिंदी से भी स्वागत जुड़ी है, हुई हूँ। और स्वागत मैं है। उर्दू की भी सुनाऊंगी। तो एक हिंदी का पहले मैं एक आपको रचना सुनाती हूँ, जो मैंने अभी हाल में ही लिखी थी। कि जी। रात जब काली बनी, मैं बल से बलशाली बनी। रात जब काली बनी, मैं बल से बलशाली बनी। रावणों की भीड़ में मैं फिर से माँ काली बनी। बहुत खूब, सच में रावणों की खूबसूरत। भीड़ में मैं फिर से माँ काली बनी। रात रास रंग सब छोड़कर मैं जंजू और झांसी बनी। रास रंग सब छोड़कर मैं जंजू और झांसी बनी। अपना हक पाने की खातिर वज्र की ताली बनी। बहुत अपना हक बढ़िया। पाने की खातिर वज्र की ताली बनी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सच में बहुत खूबसूरत लिखती हैं आप, वाक़ई बहुत में। शुक्रिया मैम, आपकी जी। नवाजी, आपकी नजर इनायत। नहीं, आज हम धन्य हो गए, हमारे दर्शकों को आपकी रचनाएँ जो हैं आज सुनने को मिलेंगी, और इतना खूबसूरत जो कि आप लिखती हैं, और उतनी ही प्यारी आवाज़ में आप उसे उतनी ही प्यारे अंदाज़ से आप सुनाती भी हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परिवार का सहयोग कैसा रहा आपका, आपके लेखन में? मैम बहुत अच्छा रहा, जी। बहुत ही अच्छा रहा। मेरे बड़े ब्रदर जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत पक्के और बहुत अच्छे शायर थे। और मैं तो पहले अफ़साना निगार थी, प्रोज़ लिखती थी, मगर उनके साथ रह के मुझे शायरी आई। उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी और बताया। और मेरी मदर और फैमिली मेंबर्स सब बहुत अच्छे थे। बट जब मेरी मैरिज हुई, मैं जहाँ आई, वहाँ का भी माहौल बहुत अच्छा, पढ़ा-लिखा। और जो ख़ुसूसन मेरे हस्बैंड हैं, मेरे शौहर, वो मतलब पेशे से तो इंजीनियर हैं, मगर बहुत लिटरेरी हैं। और मतलब बहुत कोऑपरेट करते हैं, और बच्चे भी कोऑपरेट करते हैं मेरे दोनों। मेरा बेटा लॉ कर रहा है, जी। और बेटी ने भी मतलब अभी एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है, एमएससी की है। जी। तो बच्चे भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, और हस्बैंड भी। बहुत खूबसूरत बात है, और अगर परिवार का सहयोग रहे तो एक स्त्री के लिए बढ़ना जो है वो और आसान हो जाता है, स्त्री का जी, जी। विकास जो है वो थोड़ा और आसान हो जाता है। तो जैसा कि आप जो है कार्यरत भी रही हैं, आप अभी भी कार्य करती हैं, और उसके साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं। तो जॉब, परिवार, फिर ये सब ज़िम्मेदारियाँ, और उसके साथ लेखन, ये सब कैसे मैनेज कर पाती हैं? हाँ मैम, अब तो मतलब थोड़ी जिम्मेदारियां कम हो गई हैं। जिम्मेदारियां तो एक औरत की कभी कम नहीं होती, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े मैच्योर हो गए। बेटा मेरा लॉ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकती हैं। पहले जब वो बहुत छोटे थे तो और तरह का माहौल था। अब तो ये है कि थोड़ी सी जिम्मेदारियां, बच्चे भी थोड़ा कोऑपरेट करते हैं। और मैं बिल्कुल। ये चाहती हूँ मैम, मैं सभी को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम में जब तक जिंदा दिली है, और हम मौजी रवां, एक उसको कहते हैं कि बहता हुआ पानी, तो तब तक जिंदगी है। और जब पानी ठहर जाए, जी। तो फिर वो ठहरा हुआ पानी जो है, वो दरिया नहीं रहता। तो हमें तो मतलब चलना ही है, जिंदगी का नाम ही चलना है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत विचार हैं आपके, सच में बहुत खूबसूरत जो बातें आप करती हैं। तो ये जो खूबसूरत बातें हैं, ये जो खूबसूरत कविताएँ हैं, नज़्म हैं, इनकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? मैम देखिए, एक शायर जो होता है, अगर मैं आपको उसका एक बैकग्राउंड भी बताऊं, जी। तो हिंदी में कहा जाता है, जहां ना पहुंचे कवि। रवि, वहां पहुंचे कवि। मगर इसका मैं एक आपको अरबी वर्जन बताऊंगी। शायर का मतलब होता है शऊर, और शऊर का मतलब होता है अकल। जो एक शायर होता है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा होता है, वो सराउंडिंग में बहुत अच्छे से देखता है, एक लिटरेरी पर्सन। और मैम, आप तो खुद शायरा हैं, आप तो खुद माशाल्लाह माशाल्लाह एक लिटरेरी पर्सन हैं, तो धन्यवाद। तो आप जो है बिल्कुल आपको ऐसा माहौल मिला, और आप उस सब से जुड़कर जो है लेखन में कुछ ना कुछ नित नया जो है करती ही रहती हैं। तो आपके जो फेवरेट या कोई पसंदीदा शायर वो कौन है? मैम मेरे पसंदीदा शायर तो मतलब आप बहुत सारे कहेंगे। बट अगर प्रोज में आएंगे, तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां मुझे बहुत भाती हैं। मैं अब भी पढ़ती हूँ। और इसके अलावा अलामा इकबाल उर्दू के एक बहुत बेहतरीन शायर हुए हैं। और इसके अलावा मुझे प्रोग्रेसिव राइटर में शायर फैज अहमद फैज जो है, वो बहुत पसंद है। और फिल्मी शायर भी हैं साहिर लुधियानवी।
इस तरह के शायर, और जैसे मतलब मेरा हिंदी का भी रहा है बैकअप, तो जैसे महादेवी वर्मा की भी कहानियां मैंने पढ़ी हैं। ऐसे में हिंदी उर्दू दोनों टच में रहती हूँ, और इवन इंग्लिश के टच में भी रहती हूँ और लिखती भी हूँ। बहुत खूबसूरत है। और साहिर लुधियानवी की तो बस बात ही क्या है, मैं खुद बहुत पढ़ती हूँ उन्हें, मुझे बहुत हम्म, पसंद है। जी जी। और लेखन के साथ साथ आप और क्या क्या करना पसंद करती हैं? मैं बहुत है ना सोशल टाइप की एक, मतलब आप कह दीजिए शख्सियत हूँ। मुझे लोगों की हेल्प करना, लोगों के लिए वर्क करना, सोशल वर्किंग करना। जी। और सबसे बड़ी बात ये है, मेरी ज़िंदगी का एक नियम है, आपको सच बोलना है और आपको सच के पथ पर चलना है, सच के रास्ते पर चलना है। जी। तो जो मैं देखती हूँ वो मेरे शऊर में आता है, और मेरा बहुत विज़न क्लियर हो जाता है, फिर मैं उस पर लिखना पसंद करती हूँ। जैसे आप उसको इस तरह से कहेंगे, जो हमारी प्रेज़ेंट सिचुएशन है, हालात हाज़िरा है, आप उस पर कलम उठाते हैं। एक जो मतलब सही लेखक होता है, वो उस पर ज़रूर कलम उठाता है, और मेरा भी यही है कि मैं भी इसी तरह का लिखती हूँ जो सराउंडिंग में होता है। बिल्कुल। तो इसके साथ ही अब आपकी कोई प्यारी सी नज़्म हमारे दर्शकों को आपकी मधुर आवाज़ में सुनने को मिले जी मैम, बिल्कुल मैं सुनाना चाहूँगी। तो आगे है। अ, मैम आप एक बात सुनिए कि मैं एक जर्नल सुनाऊँ या एक अपने देश पर कुछ सुनाना चाहूँ? कुछ भी, आज आपका समय है, जो आपका मन कहे आप चलिए, सुना मैं अपने सकते हैं। भारतवर्ष से भी बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल। मैं भारत के ऊपर एक मैंने नज़्म लिखी थी और मैंने कई कवि सम्मेलन, मुशायरों में सुनाई है, तो वो मैं सुनाती हूँ। मैम कितने अशआर सुनाऊँ इसमें मुख्तसर करके, या? आपकी आपकी मर्जी है, आपका समय है। चलिए मैम, शुक्रिया। दिल की धड़कन में है बसता ये मेरा हिंदुस्तान, दिल की धड़कन में है बसता ये मेरा हिंदुस्तान, कोयलों की कूक की मानिंद मेरा हिंदुस्तान, कोयलों की कूक की मानिंद मेरा हिंदुस्तान, मोर की मस्ती के रंगों से रंगा हिंदुस्तान, मोर की मस्ती के रंगों से रंगा हिंदुस्तान, है हिमालय की बुलंदी ये मेरा हिंदुस्तान, है हिमालय की बुलंदी ये मेरा हिंदुस्तान। मैम आगे तवज्जो चाहूंगी, सर से पाँव तक है अपने प्यार में राहे रवां, सर से पाँव तक है अपने प्यार में राहे रवां, आओ चलकर हम बनाए नित नए कुछ आशियां, आओ चलकर हम बनाए नित नए कुछ आशियां, दुश्मनी बेराह कर दें हम न दें इसको पनाह, दुश्मनी बेराह कर दें हम न दें इसको पनाह, घन गरज और बादलों की मस्तियों का हो समा, घन गरज और बादलों की मस्तियों का हो समा। बस दो चार लाइन्स और रह गई इसमें। मुस्कुराहट सब बखेरे बिखेरे मंजिलों के पास माँ, मुस्कुराहट सब बिखेरे मंजिलों के पास माँ, शान से परचम उठाएं और कहें हिंदोस्तां, शान से परचम उठाएं और कहें हिंदोस्तां। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लिखती हैं, और हिंदुस्तान पर तो आपने सच में बहुत बेहतरीन लिखा है। बहुत तो शुक्रिया इसके मैम। साथ ही अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जी आपकी जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित रहती हैं? मैम, देखिए, हर उसका अपना टेस्ट होता है और एक माहौल होता है, और एक शायर का मूड भी होता है या किसी भी लेखक का। तो कभी हम रोमांटिक भी लिखते हैं, रोमानियत परवर भी होते हैं, रोमानियत में भी जाते हैं, और कभी इनकलाबी भी लिखते हैं मैम, और कभी हालात हाजरा पे भी लिखते हैं, कभी बच्चों पे लिखते हैं, कभी नेचर पे भी लिखते हैं। ये बिल्कुल। एक लेखक के मूड पर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कुछ प्रश्न जो है हम हमारे साहित्य से संबंधित भी पूछना चाहेंगे। जी बिल्कुल जैसा पूछिए कि मुझसे। आज के समय में साहित्य जो है उसका स्वरूप बदल रहा है, आप भी देख सकते हैं। जी तो ऐसे समय में साहित्य के बदलते स्वरूप पर आपके क्या विचार हैं? मैम देखिए, वक्त जो है वो बदलता ही है, और हर हाल में बदलता है, मगर हम ये कहना चाहेंगे जो अदब की सच्चाई है और जो गहराई है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें कुछ इस तरह का शामिल हो। अदब जो है उसका जो विकार है, उसकी जो रेस्पेक्ट है वो बरकरार होनी चाहिए। बदल रहा है माहौल, सही है, बट उसका जो एक स्टेटस है वो बना रहे, हम बिल्कुल। ये चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। क्योंकि आप एक कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हैं, तो ऐसे में हमारे जो आज का युवा है
हमारी जो नई पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, इसके लिए साहित्य कितना ज़रूरी है? मैम साहित्य बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम साइंस भी पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। हर लिटरेचर में, हर लैंग्वेज में साहित्य लिखा गया है। ये साहित्य जो है मैम हमें ज़िंदगी की बारीकी से रोशनास कराता है। ज़िंदगी की बारीकी, ज़िंदगी की गहराई, ज़िंदगी के मसाइल जब हम ये करते हैं तो तब हम समझते हैं और एक हम बाशऊर इंसान बनते हैं। तो हमारे बच्चों को भी ये गहराई, हालाँकि आजकल का लाइफ़स्टाइल है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, उन पर भी बर्डन है, मगर उसके बावजूद उन्हें ये सब समझना होगा और इस गहराई को जानना होगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है। और स्त्रियाँ, जैसे कि हम देख सकते हैं, अगला प्रश्न स्त्रियों से संबंधित ही है कि एक वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण जो है वो आजकल के दौर में कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिलता है। तो स्त्रियों के लिए जो है हमारा साहित्य, आज के समय में स्त्रियों के लिए साहित्य कितना ज़रूरी है? मैम नारियों के लिए साहित्य कितना ज़रूरी है? जी, जी, जी। मैम एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी और बहुत ही क्लियर, जब एक इंसान, एक मर्द पढ़ता है, तो वो रोज़ी-रोटी से जुड़ता है, जैसे कहा जाता है, मगर आजकल की तो नारियाँ भी रोज़ी-रोटी से जुड़ी हुई हैं। मगर जब एक औरत पढ़ती है तो पूरा घराना पढ़ता है, पूरा माशरा पढ़ता है। तो एक औरत के लिए तो लिटरेरी होना, समझदार होना और बाशऊर होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि वो एक माशरे को जन्म देती है, एक माशरा बनाती है, एक पूरी सोसाइटी पर और एक पूरे परिवार पर उसका असर होता है। जब एक औरत पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, पूरे परिवार में अदब आता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। तो स्त्रियों के लिए पढ़ना ज़रूरी है। जैसा कि आजकल अगर पढ़ेंगी नहीं तो आजकल जो नई चीज़ें चल रही हैं, फेक फेमिनिज़्म, इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमारी स्त्रियों के साथ हैं, तो उनसे रूबरू वो नहीं हो पाएँगी, उनको समझ नहीं पाएँगी, उनकी जो सुलझाने के लिए जो सही दृष्टिकोण होने चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मैम उनमें कॉन्फिडेंस भी आता है एजुकेशन के बाद में और इस सब चीज़ का शऊर भी आता है। वो समाज को एक नए नज़रिए से देख पाएँगी और अपने हक की लड़ाई लड़ पाएँगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके साथ ही एक और प्यारी सी नज़्म हो जाए, आपकी मीठी सी आवाज़ में हमारे दर्शकों के लिए। जी, बहुत शुक्रिया मैम, मैं बिल्कुल सुनाती हूँ और एक मैं इस तरह की आपको नज़्म सुनाती हूँ कि जो आज़ाद नज़्म है और जो उर्दू में लिखी है मैंने। उर्दू क्या, मैं तो उसे हिंदुस्तानी ही मानती हूँ। कभी तन्हा कभी भीड़ में मैं रहती हूँ, कभी तन्हा कभी भीड़ में मैं रहती हूँ, शिद्दतों से मीलों तक काफ़िलों में बहती हूँ, तुंद हवाओं के थपेड़े रोज़-रोज़ सहती हूँ। मैम ये ज़िंदगी की सच्चाई है, हवाओं के दोष पर कभी इसके बरक्स तेज रोशनी और धूप को संजोती हूँ, समंदर या दरिया हो, रुई के पहाड़ या बर्फ हो, कभी बहती, कभी खामोश रहती हूँ, कभी पिघलती हूँ, जंगलों के बीच से गुजरती हूँ, धुआं सा बन के उठती हूँ, बरसात और सैलाब से गुजरती हूँ, घटा के जोर पर रहकर आग के थपेड़ों को सहती हूँ, जिंदगी हूँ आगे, जिंदगी हूँ चलने आगे बढ़ने के, जिंदगी हूँ चलने आगे बढ़ने के, हर रोज मुस्कुराकर दर्द नए सहती हूँ, हर रोज मुस्कुराकर दर्द नए सहती हूँ। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत उम्दा लेखनी है आपकी। और बिल्कुल एक जो सार गर्भित रचनाएँ होती हैं, वो बिल्कुल निखर कर सामने आती हैं। तो अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं, एक नया दौर चल गया है, लोग सभी शॉर्टकट जो है वो लेने लगे हैं, सभी को साहित्यकार बनने का शौक है। किसी की भी चार रचनाएं कॉपी कीजिए और उनको जो है जोड़ तोड़ कर अपने नाम के साथ प्रकाशित कर दीजिए। तो ऐसे चलन में आप जो ये ऐसे लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैम, कम से कम इंसान को नाम के लिए साहित्य के साथ तो और जिंदगी के साथ, मैंने आपको कहा कि एक हक परस्ती होती है, हमें सच के पथ पे चलना है। ये चीज़ है ना मैम, बहुत लंबे तक समय तक नहीं जाती, लोग पहचान जाते हैं। बिल्कुल, सच जो होता है और हक जो होता है, बातिल उसे नहीं रोक सकता। सच सच ही होता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल ये नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से अपने पथ पर काम करना चाहिए। आपको मिलेगा नाम, आप मेहनत करेंगे। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट।
आप आहिस्ता-आहिस्ता करिए, आप भी परफेक्ट हो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। और आप अगर निरंतर प्रयास करेंगे तो बिल्कुल ज़रूर परफेक्शन की हद तक आप पहुँचेंगे, और आपको भी वही मान-सम्मान मिलेगा जो बाकी सभी लेखकों को मिल हाँ, रहा मैम है। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहेगा आपका। बशर्ते आप मेहनत करते रहें, जी, जी, ये बिल्कुल। चोरी ना करें, साहित्यिक चोरी ना करें। हाँ, हाँ, तो हाँ। अभी जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सबीना जी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, नए लेखक हैं जो लेखन में आगे बढ़ रहे हैं, जो चाहते हैं लेखन से जुड़ना। तो ऐसे नए साहित्यकारों के लिए, लेखकों के लिए आपके क्या सुझाव हैं? आप उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैम उनको हमें प्रमोट करना चाहिए और उनके हमें टेस्ट को समझना चाहिए। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँ स्कूल के लेवल पर भी उनके लिए कोशिश होनी चाहिए और बल्कि स्कूल में कई बार ऐसा होता है, कोशिश होती है। मेरे बेटे ने कभी एक क्लास 8th में रचना लिखी थी और एक पेंटिंग बनाई थी, तो उसकी मैम ने है ना टाइम्स ऑफ इंडिया में छपवाने के लिए भेजी थी। तो मैं सोचती हूँ ऐसे टीचर्स भी होने चाहिए बिल्कुल। और हमारे सराउंडिंग में इस तरह की गाइडलाइन होनी चाहिए कि बच्चों को प्रमोशन मिले। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमेशा तो एक जैसा दौर रहता नहीं है। आज हम हैं, कल हमारे बुजुर्ग थे, आगे आने वाली पीढ़ी में हमारे बच्चे होंगे, तो समाज उन्हीं के कंधों पे है। तो उन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। और अब आइए आपकी साहित्यिक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। तो आपकी जो अब तक की साहित्यिक यात्रा रही है, इसमें कभी आपने ऐसा कुछ महसूस किया कि आपसे कुछ छूट गया है, जिसका आपको अफ़सोस रहता है? मैम कभी भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। एवरी टाइम ही और शी मस्ट रेडी टू लर्न कि क्या है, हमें सीखना ही है, हमें आगे ही बढ़ना है। जब हम एक रचना लिखते हैं तो फिर हमारे मन में एक सही जो साहित्यकार है या एक लिटरेरी पर्सन है, शायर है, कवि है, अफसाना निगार है, कहानीकार है, तो उसको यही रहता है कि वो इससे ज्यादा बेहतर लिख सकता है। तो परफेक्शन तो कभी पूरा नहीं होता। देर इज नो बिल्कुल, एंड टू नॉलेज। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। तो अब आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे की क्या योजनाएँ हैं? मैम बस मैं तो चाहती हूँ कि जब तक सांस है तब तक आस है, हम लिखते ही रहें और जो समाज में हो रहा है उसकी हमें अवेयरनेस रहे। और हम न सिर्फ मैं कहानियां भी लिखती हूँ और ये फिक्शन भी लिखती हूँ, बाकी मैं दूसरे लैंग्वेज में भी लिखती हूँ, जैसे हिंदी है, उर्दू है और इंग्लिश में भी ट्राई करती हूँ। तो ये मतलब चलता रहे सिलसिला आगे का भी और इसी तरह से हम रूहे रावा रहे, राहे रवा रहे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और क्योंकि ये प्रोग्राम जो है बंद की ओर बढ़ रहा है, तो उससे पहले मैं चाहूँगी कि एक और कोई भी प्यारी सी नज़्म आप हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए सुनाएँ। अब मैम आप बताइए कि मैं चलिए एक नज़्म आपके लिए सुनाती हूँ। मैम एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्वागत है, अ स्वागत है। वैसी नज़्म है, मगर आप ये बताइए मैम थोड़ी खुशगवार मूड की या थोड़ी उदास कर देने वाली? कैसी भी सुनाइए, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा चलिए मैं सुनाती हूँ। चलिए अब आपको मैं बड़े खुशगवार मूड में ही ले चलती हूँ। एक रोमांटिक और मुख्तसर सी एक नज़्म सुनाती हूँ और मैम ये आप पर भी जाएगी। तुम स्वागत मेरी है। जान बहार की मानिंद, जी, 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 स्वागत। तुम मेरी जान बहार की मानिंद, अब्र की पहली फुहार की मानिंद। तुम मेरी जान बहार की मानिंद, अब्र की पहली फुहार की मानिंद, मस्त आंखों की शौक पैमाने, मस्त आंखों की शौक पैमाने, रंगी जाना कुमार की मानिंद, हेलो? रंगी जाना कुमार की मानिंद, नो, प्रोग्राम नहीं, जुल्फे प्रोग्राम अंबर नहीं। की तेरी बेबाकी, जुल्फे अंबर की तेरी बेबाकी, अब्र बारा शरार की मानिंद, अब्र बारा शरार की मानिंद, सराफा खुनक फिजाओं में रश्क जाना करार की मानिंद, रश्क जाना करार की मानिंद। दो शेर और रह गए। तेरी पलकों पे गिर, तेरी पलकों का गिर के उठना भी, तेरी पलकों का गिर के उठना भी, बदलियों के श्वार की मानिंद। तुम आए तो गम की हालत है, एक जुनू इंतजार की मानिंद, तेरे जलवों की रोनुमाई भी पक्षियों की कतार की मानिंद, तेरे जलवों की रोनुमाई भी पक्षियों के कतार की मानिंद। मैं तेरे इश्क में ए जाने जा, ने तेरे इश्क में ए जाने जा,
गर्दिशे वक्त गुबार की मानिंद, गर्दिशे वक्त गुबार की मानिंद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सच में आप बेहतरीन लिखती हैं, और श्रृंगार रस पर भी आपने बहुत खूब लिखा है। तो क्योंकि अब ये कार्यक्रम अंत की ओर बढ़ रहा है, तो आपसे वैसे विदा लेने का जो है मन नहीं कर रहा है। इतनी सारी नहीं मैम, बातें हैं और मुझे लगता है अभी भी बहुत कुछ बातें की जा सकती हैं। चलिए मैम, कभी अगली मुलाकात होगी आपके साथ रूबरू। जी, 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 जी। तो हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी दर्शक श्रोतागण आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द आप कहें। मैम उनके लिए तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर अच्छे दर्शक होते हैं तो अच्छे लिखने वाले भी होते हैं, जी, अच्छे सुनने वाले होते हैं तो अच्छे लिखने वाले भी होते हैं। हमारे दर्शक भी बहुत हौसला देते हैं हमें, और इसी तरह वो हमें मुसलसल अगर वो करते रहें, प्रमोट करते रहें, तो हमें भी आगे बढ़ने का हौसला आता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए कि वो भी अपना हमें वो दें, क्या कहते हैं जिसको, थोड़ा सा सपोर्ट दें, तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छा रहता है। बिल्कुल, और हमारा ये कार्यक्रम इसीलिए है कि हमारे जो ऐसे साहित्यकार हैं जो समाज में छुपे हुए हैं, जो निकल कर आगे नहीं आ पाए, समाज की नज़रों में नहीं आ पाए, ऐसे ही साहित्यकारों को हम सभी के सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और हम चाहते हैं हमारे जो दर्शक और श्रोतागण जो भी इस कार्यक्रम को सुनते हैं, देखते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव महसूस करें। अगर एक भी व्यक्ति इस सब से कुछ सीख पाता है, इससे अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव महसूस कर पाता है, तो हमें लगता है हमारा ये छोटा सा प्रयास जो है वो बिल्कुल सफल हो जाएगा। तो मुझे आशा है हमारे जो श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, वो सभी बिल्कुल इस कार्यक्रम को देख सुनकर जो है आनंद की प्राप्ति कर रहे होंगे। और हमारी जो प्यारी सी जो नई जानी मानी साहित्यकारा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सवीना जी, आज उन्होंने इतना समय हमें दिया, अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा हमारे साथ की, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इतना कीमती समय आज आपने दिया, हम आपके सच में बहुत आभारी हैं। मंच की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैम धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 2 पंक्तियाँ जो है उसमें कहना चाहूँगी कि मुझे जानना समझना बिल्कुल आसान है दोस्तों, मुझे जानना समझना बिल्कुल आसान है दोस्तों, मैं रो पड़ता हूँ अपने लोगों को रोता हुआ देखकर। तो मुझे लगता है ऐसी ही संवेदनशीलता की आज के समय में बिल्कुल ज़रूरत है। और अब क्योंकि वक्त हो गया है विदा लेने का, तो अब हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले रविवार। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया नवाजिश मैम, इनायत, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, बहुत शुक्रिया।